नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का स्टडी आईएएस में। मैं हूं आदिति और आज हम लोग फिर से करेंगे द हिंदू का एनालिसिस। आज तारीख है आपकी 6 मार्च, सैटरडे है आज। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि सैटरडे वाले दिन आपकी जो खबरें हैं वो ज्यादा कुछ नहीं आती हैं, पर जितनी भी इम्पोर्टेंट खबरें हैं जो आपकी एग्जाम से रेलेवेंस रखती हैं, कुछ सिग्निफिकेंस रखती हैं, हम उन्हें कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो और पहली खबर से हम लोग शुरुआत करते हैं। पहली खबर आपकी बोलती है कि सुप्रीम कोर्ट सेज न्यू रूल्स टू रेगुलेट ओटीटी प्लेटफॉर्म्स लैक टीथ। अब देखिए, जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे आईटी रूल्स बनाए गए थे, ठीक है। आईटी रूल्स बनाए गए हैं सोशल मीडिया के लिए, जैसे कि आपका ट्विटर हो गया, ठीक है, और आपका इंस्टाग्राम है, फेसबुक है। तो इनके लिए क्या थे, नए रूल्स बनाए गए थे कि जिस भी तरीके की जो फेक न्यूज़ेस हैं या फिर आपकी कोई भी जैसे पोर्नोग्राफी जैसा कंटेंट है ना, और आपके जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है यानी कि ओवर द टॉप जितने भी प्लेटफॉर्म्स है आपके ऐसे, तो उनपे जिस भी तरीके की जो कंटेंट डल रहे हैं, ठीक है, अगर उनमें से कोई भी कंटेंट ऑफेंसिव है तो उनको मतलब उस पे उनको सुधार करना कि ऐसे कंटेंट नहीं डलने चाहिए, सारी चीजों को रिस्ट्रिक्ट करना। तो ऐसे कुछ आईटी रूल्स बनाए गए थे, ठीक है। अभी आईटी रूल्स का मतलब होता है आपकी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा गाइडलाइंस बनाई जाती हैं फॉर इंटरमीडिएट्स एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स ऑफ 2021, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये सारे रूल्स तो ठीक थे, और कल जो खबर आई थी वो ये थी कि जितने भी आपके ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं वो गवर्नमेंट के साथ रेगुलेट नहीं करे, मतलब दे शुड हैंडल ऑल दीज थिंग्स ऑन देयर ओन, देयर शुड बी अ सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी। ओके, आज जो खबर है वो थोड़ी अलग है। यहाँ पे जो हमारे जज हैं, सुप्रीम कोर्ट के जज हैं अशोक भूषण जी, उन्होंने बोला है कि जितने भी रूल्स बनाए गए हैं, जो भी सारी चीजें वो तो उन्होंने पढ़ ली, ठीक है, वो तो सब पढ़ लिया गया है। बट मान लीजिए कि अगर कोई यहाँ पे ये सारे रूल्स को वायलेट करता है, ठीक है, कोई भी जितने भी रूल्स बनाए गए हैं उसमें कोई वायलेशन होती है, कोई वायलेट करता है, तो उसके बाद उसको पनिश करने के लिए ऐसा कोई प्रोविजन तो दिखाई नहीं है। मतलब ऐसा तो कोई प्रोविजन है ही नहीं। कोई जैसे मान लीजिए कोई वायलेट कर रहा है, ठीक है, किसी ने कोई भी जैसे जितने भी रूल्स हैं, ठीक है, उन रूल्स में से किसी एक रूल को ब्रेक कर दिया, तो ये तो यहाँ पे कमी आ गई ना, क्योंकि अब जो वायलेट करेगा उसके खिलाफ भी तो कोई एक्शन लिया जाएगा। अब जब उसके खिलाफ कोई पर्टिकुलर एक्शन नहीं है, कोई पनिशमेंट नहीं है, तो ये यहाँ पर एक बड़ी कमी दिखाई गई है हमारे जो जज हैं उनके द्वारा, ठीक है। उन्होंने बोला है कि सारी चीजें ठीक है, बट यहाँ पर एक कमी है, और वो कमी इसमें यही है कि अगर कोई वायलेट करता है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी, क्या एक्शन लिया जाएगा उसके खिलाफ। तो ये एक पर्टिकुलर मुद्दा था जो अशोक भूषण जी ने रेज किया है। ओके, अगली खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगली खबर बात करती है डिसएंगेजमेंट की प्रोग्रेस इन टाइज। तो अब आप लोग जैसे जानते हैं कि अभी हाल फिलहाल में मतलब इतना ज्यादा प्रॉब्लम चलने के बाद जो डिसएंगेजमेंट है वो हुआ है। तो जो आपका इंडिया चाइना जो रिलेशन है, अभी काफी ज्यादा दोनों के बीच में स्टैंड ऑफ चलता मतलब दिख रहा था, ठीक है। जो आपके चाइना वाले थे उन लोगों ने आके जो गलवान वैली थी, ठीक है, जो हमारी जो फिंगर्स हैं, ठीक है, जैसे उन लोगों को बोला गया है कि वो लोग निर्धारित है उनके लिए कि वो फिंगर 8 के ईस्ट साइड में रहेंगे, ठीक है, और हम लोग फिंगर 3 के वेस्ट साइड में रहेंगे। पर उन्होंने क्या करा था, यहाँ पर जो पर्टिकुलर जगह थी वहां पर अपनी रिफ्ट पर अपनी मिलिट्री बेस सेटअप कर लिया था, ठीक है, मिलिट्री बेस उनके द्वारा यहाँ पे सेटअप हो गया था। तो उसके बाद जो हमारे जो सैनिक थे वो लोग उन्होंने ये जो चाइना वाले उन्होंने फिंगर 3 और फिंगर 4 तक अपना जो ये बेस था मिलिट्री बेस वो बना लिया था यहाँ पे, ठीक है, वो यहाँ तक आ चुके थे। और यही देखकर जो हमारे सैनिक है उन्होंने यहाँ बाकी का जितना भी हिस्सा है वो कवर कर लिया था। तो फिर बात चल रही थी कि भाई ऐसे तो कोई मतलब आपस में जितनी भी लड़ाइयां हैं, ठीक है, इन पे शांति का भी वो करना पड़ेगा। तो फिर दोनों के बीच में डिसएंगेजमेंट हुआ, ठीक है, और ये सारी चीजें हो रही थी आपके ईस्टर्न लद्दाख साइड पे। तो बेसिकली अब क्या हुआ कि जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, तो ये डिसएंगेजमेंट जो रहा आपका ईस्टर्न लद्दाख में देखने को मिला, और अब हालात काफी सुधर गए हैं, ठीक है। कहा जा रहा है कि शायद दोनों देशों में
पहले जैसी जो एक शांति बनी हुई थी, वो शांति दोबारा से दिखेगी। ठीक है, दोनों ही देशों में जो रिलेशन है वो काफी अच्छे दिखाई देंगे। तो यही अभी अनुमान लगाया जा रहा है। ठीक है, बाकी का आगे पता नहीं, बट अभी तो ये अनुमान है कि दोनों देशों में जितनी भी चीजें वो वापस ऑन ट्रैक आ जाएंगी, जैसे काफी टाइम पहले थी। अभी जो 2020 में जो भी चीजें चली, बिकॉज हम लोग अपना जो एक रूट बना रहे थे, एक रोड बना रहे थे, ठीक है, उस पे उन लोगों को थोड़ी आपत्ति थी, तो उसको उस पे ऑब्जेक्ट करने के लिए उन लोगों ने ऐसी हरकत करी थी। ठीक है, फिर धीरे 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 बात हुई और फिर डिसएंगेजमेंट हो गया दोनों की तरफ से। जो आपके चाइना के जो जवान थे वो लोग अपनी जगह स्थापित हो गए जहाँ पे थे, और जो हमारे इंडिया के जवान थे वो लोग वापस आ गए। और ये सब कहाँ हो रहा था, कौन से लेक की तरफ हो रहा था, ये आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे। ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू दी अदर न्यूज। तो अगली खबर बात कर रही है कि मोर म्यांमार नेशनल्स टेक रेफ्यूजी इन मिजोरम। अब देखिए, म्यांमार में जो हालत चल रही है वो तो आप सबको पता है कि वहां पर मिलिट्री राज्य आ गया है आपका। चलिए, ठीक है, मिलिट्री कूप चल रहा है वहां पे। तो बेसिकली क्या है कि मिलिट्री रूल आने से जितने भी लोग हैं वो बहुत परेशान है, क्योंकि अब मिलिट्री के अंडर सारी चीजें आ चुकी हैं। सारा कंट्रोल किसके अंडर है, मिलिट्री के अंडर है। तो अब लोग वहां पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो प्रोटेस्ट इतना बढ़ चुका है। अब देखिए, पहले से म्यांमार ऐसा तो था नहीं, वहां पे अच्छी खासी डेमोक्रेसी थी। ठीक है, एक आपकी जैसे हमारे यहाँ पॉलिटिकल पार्टीज होती है, वैसे भी वहां पे पॉलिटिकल पार्टीज थी। बट जैसे ही ये मिलिट्री रूल आया कि वहां पे जो परेशानियां हैं वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं, और वो परेशानियां बढ़ने से क्या कह रहे हैं कि करीब 50 लोगों की मौत भी हो चुकी है। 50 पीपल्स आर डेड। ओके, जो प्रोटेस्ट, क्योंकि वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको ये मिलिट्री रूल चाहिए ही नहीं। उनको सिर्फ ये चाहिए कि उनका जो पहले जैसे देश था, जो डेमोक्रेसी थी, जो फ्रीडम था, वो फ्रीडम ही उन्हें वापस चाहिए। दे डोंट वांट कि मिलिट्री रूल उनके देश में आए। तो इस वजह से क्या हुआ है कि काफी ज्यादा म्यांमार के लोग, जो हमारा मिजोरम है, ठीक है, वहां पर मतलब शरणागति के तौर पर आए हैं। ठीक है, वहां पे रहने के लिए। अब जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अगर मान लीजिए ये म्यांमार है, तो उससे आपको पता ही है कि कौन सी 4 जो स्टेट्स हैं हमारी इंडिया की, जो बॉर्डर शेयर करती हैं। ठीक है, वो स्टेट्स में आपका पहले आता है मिजोरम, मिजोरम आता है आपका, मणिपुर है। ठीक है, कल भी हम लोगों ने इस पे डिस्कस किया था, मणिपुर है आपका। ठीक है, और नागालैंड है, नागालैंड हो गया आपका, अरुणाचल प्रदेश है। तो ये 4 स्टेट्स हैं जो कि म्यांमार से बॉर्डर शेयर कर रही हैं। ठीक है, तो अब ये जो रेफ्यूजीज हैं वो कहाँ आ रहे हैं, मिजोरम में आ रहे हैं। क्योंकि अब देखिए, वो लोग क्या अपना देश छोड़ छोड़ के इधर उधर जा रहे हैं अपनी जान बचाने के लिए। अब मिलिट्री रूल की वजह से वो लोग इतना ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीजें उनको नहीं चाहिए। हर किसी को आजादी चाहिए होती है। ठीक है, वो आजादी उन्हें नहीं मिल रही है मिलिट्री रूल को आने के बाद। सो दिस इज द पॉइंट। तो यही थी कि वहां से जो लोग हैं, ठीक है, जो रेफ्यूजीज हैं, वो यहाँ पर मिजोरम में हमें आते हुए नजर आ रहे हैं। ओके, अप्रोक्स शायद 20 पीपल हैव बीन लाइक, पता लग रहा है कि 20 लोग आ चुके हैं यहाँ पे इंडिया में। ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू द अदर न्यूज। अब देखिए, बात हो रही है, निर्मला जी ने जो रिपोर्ट आई थी फ्रीडम हाउस द्वारा, उसको उन्होंने कहा है, डिसमिस किया है कि ये जो रिपोर्ट है ये बिल्कुल बेकार है। ठीक है, तो अब यहाँ पर निर्मला जी का कहना ये है कि जो फ्रीडम हाउस के तहत, जो फ्रीडम हाउस एक पर्टिकुलर एनजीओ है, जो कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो करीब आपकी 1941 में 1941 में वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर स्टैब्लिश हुई थी आपकी न्यूयॉर्क में। कहां पर हुई थी, न्यूयॉर्क में। अब इसका काम क्या था उस समय भी, इसका काम ये था कि जो जैसे आपकी जर्मनी जैसी कंट्रीज थी वो फासिज्म की तरफ आगे बढ़ रही थी, तो उनके प्रोटेस्ट में इन्होंने कैंपेन करी थी। सो इन दैट प्रोटेस्ट इन लोगों ने क्या करा था, कैंपेन्स करी थी। ठीक है, तो अब इसको देखिए, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों जाती है, क्योंकि इसे फंड करता है यूएस इसे फंड करता है। तो ये जो रिपोर्ट है, मतलब ये जो आपका फ्रीडम हाउस है, ये हर साल एक रिपोर्ट जारी करता है, ठीक है, ह्यूमन राइट्स के ऊपर। और इस बार जो इंडिया का स्कोर है वो पहले 71 था और अब 67 आ चुका है। और कहा जा रहा है कि इंडिया
में जो ह्यूमन राइट्स हैं उनको सप्रेस किया जा रहा है, ठीक है। लोगों को आवाज उठाने पे उन पे देशद्रोह के चार्जेस, सेडिशन लॉ, उनको परेशान करना, ये सब चीजें देखने को मिल रही है, डिस्क्रिमिनेशन हो रही है। तो निर्मला जी ने बोला है कि ये जितनी भी मतलब ये जो पर्टिकुलर रिपोर्ट है ये बिल्कुल बकवास है, गलत है, ठीक है। वी डोंट लाइक जो सिचुएशन है वो किसी को पता नहीं है, ठीक है, और जो पर्टिकुलर रिपोर्ट निकाली गई है वो बिल्कुल बेकार है, ठीक है। तो पहले जो हमारा देश था उसको फ्री का टैग था हमारे पास, ठीक है, दैट वी आर अ फ्री नेशन, बट अब इन लोगों ने हमें जो टैग दिया था वो टैग ये था कि हम लोग पार्शियली फ्री हैं। और मैं आपको बता देती हूँ ये किस किस मुद्दों पे इन्होंने जो हमें ये टैग दिया है। वो तो एक देखिए, जो सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जम्मू एंड कश्मीर में जो आपका इंटरनेट जो नहीं मतलब बंद कर दिया था ये सब, और जो फार्मर्स के प्रोटेस्ट के टाइम पे जो दिल्ली बॉर्डर था, ठीक है, वहां पे जो भी प्रॉब्लम हुई थी, और ये भी कहा जा रहा है कि जो लोगों का फ्रीडम है उसे सप्रेस करा जा रहा है, ठीक है, और वो जो जमातियों वाला इश्यूज था, तो ये कहा जा रहा है कि हम लोग डिस्क्रिमिनेट करते हैं, ठीक है, वी आर बेसिकली डिस्क्रिमिनेटिंग। सो दीज थिंग्स आर लाइक, अब देखिए इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है, ठीक है, पर जो निर्मला जी ने इस चीज पे बोला है वो मैं आपको बता रही हूँ कि उन्होंने डिसमिस कर दी है ये रिपोर्ट। ओके ना, अगली खबर बात कर रही है कि देयर इज मोर ब्लड शेड इन म्यांमार, ठीक है, और उस पे जो यूएनएससी है आपका, नाउ व्हाट इज यूएनएससी, ठीक है, यूएनएससी क्या है आपका। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि जो हमारा म्यांमार है उसमें काफी ज्यादा, मैंने आपको बताया कि मिलिट्री रूल के आने की वजह से जो परेशानियां हैं वो बहुत बढ़ती दिखाई दे रही है, और यहाँ पे मिलिट्री रूल को काफी ज्यादा देश भर में मतलब पूरी दुनिया भर में क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है कि भाई ये कैसा मतलब ये कैसा निर्णय लिया गया है। अच्छी खासी वहां पे पॉलिटिकल पार्टी थी, देश अच्छा बड़ा चल रहा था, सडनली वहां पे मिलिट्री कूप को लेके आना कोई समझदारी वाला काम तो है नहीं। तो जो हमारा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है उन्होंने आपस में उन लोगों ने प्रिपेयर किया है कि वो लोग एक मीटिंग रखेंगे, ठीक है, दे विल कीप अ मीटिंग ताकि वो लोग इस क्राइसिस पर कोई सोल्यूशन निकाल सकें, कोई शांति बनाने के लिए कोई ऐसा प्रस्ताव रख सके, कोई ऐसी चीज कर सके। तो वो पर्टिकुलर मीटिंग ये लोग डिसाइड कर रहे हैं करने की। ओके, तो यही था कि जो आपका यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, ठीक है, वो आपस में बातचीत करके एक पर्टिकुलर मीटिंग करेंगे, उसमें देखेंगे कि क्या क्या चीजें हो सकती है जो ये क्राइसिस चल रही है उसको एक्सकेलेट कर सके। ओके नाउ आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए चाइना डिफेंस बजट, अब धीरे धीरे हमको दिख रहा है कि जो चाइना है वो अपना डिफेंस बजट है उसको इंक्रीज करता दिखाई दे रहा है, ठीक है, उसे वो हर बार इंक्रीज करता हमें दिखाई दे रहा है। तो बेसिकली लगभग इनका जो चाइना का जो डिफेंस बजट है वो लगभग क्रॉस कर चुका है $200 बिलियन, ठीक है। तो चाइना अपने जो डिफेंस बजट है उसे लगातार इंक्रीज करता जा रहा है, और अभी भी इंक्रीमेंट हुआ है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि कम रहा हो, अभी भी इंक्रीमेंट हुआ है। दो जो आपकी कोविड की क्राइसिस थी पैंडेमिक के बाद भी, जो पिछली बार था वो था आपका 6.6 और अब उससे कर दिया है इन्होंने 6.8। तो ये धीरे देखिए हमेशा हमें जो इंक्रीमेंट है वो तो दिख रहा है, ठीक है। तो जो चाइना है ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज थी कि चाइना जो है अपना डिफेंस बजट को बढ़ाता ही जा रहा है। अगली खबर पे चलते हैं। अब देखिए इंडिया रीअफर्म्स लंका डिफेंस टाइज। तो अभी देखिए आप लोगों को पता होगा कि श्रीलंका में देयर वाज एन इवेंट जो कि सेलिब्रेट किया गया था, ठीक है, और उसमें हमारा जो इंडिया है उसके जो हमारे 4 सारंग एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स हैं उन्होंने भी एयर शो किया है। तो अभी हाल ही में इवेंट हुआ है श्रीलंका एयरफोर्स इवेंट, ठीक है, और यहाँ पर ये जो इवेंट है वो क्यों हुआ है, क्योंकि इनकी 70th एनिवर्सरी मनाई गई थी, यानी कि जो श्रीलंका है उसकी एयरफोर्स के लिए ये मनाया गया था। तो हमारे यहाँ पर जो 4 सारंग एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर हैं वो गए थे इस इवेंट में और उन्होंने वहां पे एयर शो भी किया था। तो इससे क्या होता है कि इससे जो हमारे श्रीलंका और इंडिया के जो टाइज हैं, ठीक है, वो और इम्प्रूव होते दिखाई देंगे और आपस में जो एक कोऑपरेशन है वो भी काफी ज्यादा बढ़ता दिखाई देगा, ठीक है। तो इन सारी चीजों का मतलब यही होता है कि मतलब आपस के जो टाइज हैं वो और भी ज्यादा मजबूत होते हैं। ओके ना, अगली खबर की तरफ आगे बढ़ते हैं।
अगली खबर बात कर रही है आपकी ओपेक के बारे में। ओपेक के बारे में ये बोला जा रहा है कि यहाँ पर जो आपकी बात हो रही है वो ये है कि आने वाले वक्त में जो हम लोग हैं वो ऑयल के प्राइस हमें इंक्रीज ही होते दिखेंगे, क्योंकि जो ओपेक में जो आपकी सारी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आती हैं, ठीक है, तो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। अब यहाँ पर ये लोग बोल रहे हैं कि आने वाले टाइम में ये लोग प्राइस कम करने वाले तो है नहीं, ठीक है, और अप्रैल में जो सप्लाई है वो भी नहीं बढ़ेगी, ठीक है, और इससे काफी कंट्रीज पे इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि जो आपको पता ही है कि जो पेट्रोल के दाम है यानी कि जो ऑयल प्राइसेस है वो ज्यादा बढ़ते नजर आ रहे हैं, कम तो हो नहीं रहे हैं, बस बढ़ रहे हैं। और उन्होंने ये भी बोल दिया है कि अप्रैल में दे वॉन्ट गिव द सप्लाई ऑल्सो, ठीक है। तो अब बेसिकली यहाँ पर क्या है ना कि जो आपका ईरान है, ठीक है, और वेनेजुएला है, ईरान और वेनेजुएला है ना, इन दोनों पर सैंक्शन लग चुके हैं। तो सैंक्शन लग चुके हैं तो अब इनसे क्या है कि कोई भी ऑयल नहीं ले सकता है, ठीक है, वी कांट इम्पोर्ट ऑयल फ्रॉम देयर, ठीक है। अब जैसे ही ये सैंक्शन हट जाएंगे, मान लीजिए जैसे ही सैंक्शन हट जाएंगे, तो फिर उसके बाद क्या हो सकता है कि जो प्राइस है वो हमें काफी ज्यादा कम होते दिखेंगे। वंस द सैंक्शन हैव बीन रिमूव्ड, जो प्राइसेस हैं वो अपने आप ही डाउन हो जाएंगे। अभी जो प्राइसेस हैं वो ज्यादा इसी वजह से दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, और बाकी सारी जो कंट्रीज हैं वो इसी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी झेल रही हैं। ओके, अब जो आपकी ओपेक कंट्रीज है वो देख लीजिए, ये आपकी सारी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं। ये दिख रही है आपको इराक, कुवैत, ईरान, कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई, नाइजीरिया, अंगोला, अल्जीरिया, वेनेजुएला और इक्वाडोर। क्या है ये सारी ओपेक कंट्रीज हैं, ऑयल प्रोड्यूसिंग एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, अब हमारा जो एडिटोरियल है हम उस पर आ जाते हैं। तो ये हमारा पहला एडिटोरियल है। जो हमारा पहला एडिटोरियल है वो बात कर रहा है किस पर, एमेजोनिया 1 सैटेलाइट पर। किस पे बात कर रहा है, एमेजोनिया 1 सैटेलाइट पर। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि ब्राजील ने अपनी सैटेलाइट एमेजोनिया 1 इसरो से लॉन्च करवाई है, और ये हमारा 53rd पीएसएलवी हमारी फ्लाइट रही है जिसको लॉन्च किया गया है। और ये आर्टिकल आपका किसके लिए इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर नंबर 3 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। और ये आएगा आपका स्पेस टेक्नोलॉजी या फिर इंडियनाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी में। तो अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि हाल ही में इसरो ने 19 सैटेलाइट्स लॉन्च करी हैं। कितनी, 19 सैटेलाइट्स लॉन्च करी हैं, जिसमें आपका सबसे इंपॉर्टेंट रहा है ब्राजील का सैटेलाइट, ठीक है, जो ब्राजील है उसका सैटेलाइट है एमेजोनिया, ठीक है, वो आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सैटेलाइट रहा है, जिसमें आपकी 5 इंडियन सैटेलाइट्स थी, 5 जो सैटेलाइट्स थी वो इंडिया की थी, और 13 सैटेलाइट्स थी यूएस की। देयर वर 13 सैटेलाइट्स जो यूएस की थी, 5 इंडिया की, और एक ब्राजील की सैटेलाइट थी जो की थी एमेजोनिया, ठीक है, एमेजोनिया 1। अब देखिए जो पीएसएलवी है उसका मतलब क्या होता है, आपका पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होता है ये, तो इसके थ्रू लॉन्च किए गए थे, ठीक है। अब ये देखिए कि अब हमारा जैसे हम लोगों ने जो इसरो है, ठीक है, उसने एमेजोनिया 1 सैटेलाइट को लॉन्च किया है, तो इससे क्या फायदा होगा ये भी हम जानेंगे। तो ये हमारा करीब 78 मिशन था, हमारा ये 78वां मिशन है, और इसमें जो लॉन्च किया है वो अब इसरो के पास इतनी बड़ी कैपेसिटी है, इसरो हैज अ वेरी बिग कैपेसिटी कि वो सबकी सैटेलाइट लॉन्च करता है, और अब ब्राजील की भी करी है। तो ये जो सैटेलाइट लॉन्च की है, और हम लोगों ने यूएस की भी सैटेलाइट लॉन्च करी है, तो इंडिया ने अब तक करीब 342 यानी कि 342 सैटेलाइट्स पूरे वर्ल्ड में करीब 342 सैटेलाइट्स लॉन्च करी हैं, और करीब 34 कंट्रीज की सैटेलाइट्स हम लोग लॉन्च कर चुके हैं, ठीक है। अब जो एमेजोनिया 1 है इससे फायदा क्या होगा, तो इस सैटेलाइट से जो हमारा अमेज़न फॉरेस्ट है, जो हमारा ये अमेज़न फॉरेस्ट है, ठीक है, ये हमारा अमेज़न फॉरेस्ट, ये दिख रहा है आपको। अब अमेज़न फॉरेस्ट है उसको लंग्स ऑफ द अर्थ भी बोला जाता है, ठीक है, तो इसकी ऊपर निगरानी रखी जा सकती है, और
ये बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि ऑब्जॉर्व करता है, काफी सारा ऑक्सीजन देता भी है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि इसको नुकसान पहुंचेगा, जैसे कि आपने देखा है कि कभी कभी यहाँ फॉरेस्ट में फायर होती हुई दिखी है, हमें फॉरेस्ट फायर्स दिखी हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे देखने को मिली हैं। तो उन सारी चीजों पर नजर रखने के लिए ही इस पर्टिकुलर सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है, ताकि ये ऑब्जर्व करेगी। एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है ये। ओके, तो इससे इंडिया को और जो ब्राजील है उसके जो रिलेशंस हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होंगे। ठीक है, क्योंकि अब देखिए जो ब्राजील है उसको सैटेलाइट बनाना भी नहीं आता था, तो हमारे इंडिया से देयर वाज अ साइंटिस्ट जिसको भेजा गया। ठीक है, और उन्होंने पूरी ब्राजील की हेल्प करी कि वो सैटेलाइट उनको बना के दें, और उसके बाद हम लोगों ने लॉन्च भी करवाई। तो दिस वाज अ वेरी ग्रेट इनिशिएटिव जो कि इंडिया द्वारा लिया गया। ठीक है, ताकि वो अपने जो टाइज हैं वो ब्राजील के साथ, किसके साथ, ब्राजील के साथ स्ट्रॉन्ग कर सके। ओके, तो इसके बाद फिर इन्होंने, अब देखिए बहुत सारी चीजें हैं जो कि अब हमारे रिलेशन भी अच्छे होंगे। ठीक है, और दूसरा हम लोग काफी लोगों की मदद करते हुए दिखे हैं। अब ये जो आपकी सैटेलाइट लॉन्च हुई थी, ये आपका C50 जो आपका PSLV C51 मिशन था। ठीक है, और ये हुआ है आपके सतीश धवन स्पेस सेंटर पर श्रीहरिकोटा, जो कि आपका आंध्र प्रदेश में है। ओके, अब दूसरे आर्टिकल की तरफ आगे बढ़ते हैं। दूसरा आर्टिकल बात कर रहा है आपका साइबर सिक्योरिटी पर। ठीक है, दिस टॉक्स अबाउट योर साइबर सिक्योरिटी। Now basically it is not that important, but it is important for your answer writing. ठीक है, अगर आप लोग इस पर आंसर राइटिंग करना चाहेंगे तो काफी अच्छी होगी, क्योंकि आप इसमें देख सकते हैं कि हमारे पे साइबर अटैक्स कितने हुए हैं, एंड फॉर दैट व्हाट मतलब हमें कौन कौन से इनिशिएटिव्स लेने चाहिए ताकि हम वो रोक पाए। ठीक है, अब देखिए ये जो आर्टिकल है ये साइबर क्राइम के ऊपर है पूरा का पूरा। ठीक है, अब बेसिकली साइबर क्राइम होता क्या है, अब जो आप देखोगे कि हैकर्स होते हैं वो कंप्लीटली हैक कर लेते हैं आपके, जैसे आपके अकाउंट डिटेल्स होती हैं उनको हैक कर लेते हैं, आपके अकाउंट में से पैसे निकाल लेते हैं, और बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो ये जो आर्टिकल है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2020 में 2020 में हमारे इंडिया पर बहुत सारे साइबर अटैक्स देखने को मिले हैं। ठीक है, अब न्यूयॉर्क टाइम्स द्वारा एक रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि चाइना ने इंडिया पर काफी ज्यादा साइबर अटैक किए हैं। तो इंडिया पर बहुत सारे अटैक देखने को मिलेंगे आपको, अगर आप लोग इस पर्टिकुलर चीज पे, इस पर्टिकुलर टॉपिक पे रिसर्च करोगे तो आपको काफी सारे अटैक्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो कि हमारे इंडिया पर किसके थ्रू किए गए हैं, चाइना के थ्रू। अब एक अटैक ऐसा था जो कि आपका 13 अक्टूबर को हुआ था 2020 में मुंबई में। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ था कि मुंबई की जितनी भी, इट वाज अ पावर आउटरीच। ठीक है, जो देखने को मिला वहां पर जो बिजली थी वो कंप्लीटली चली गई थी। तो बेसिकली यही कहा गया कि चाइना द्वारा ये साइबर अटैक किया गया था, उनके जो रेड इको है उसके द्वारा किया गया है ये। ठीक है, और उसके बाद अब पता है वहां पे जो लोग थे, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये बोला कि नहीं ऐसा नहीं था, इट वाज जस्ट लाइक ऐसे ही हो गया था वो। ठीक है, कोई और प्रॉब्लम थी, बट एक्चुअल में इट वाज अ साइबर अटैक जो कि हमारे चाइना द्वारा किया गया। ठीक है, तो अब उनके लिए क्या है कि इंडिया को बहुत सारे मेजर्स लेने की बहुत जरूरत है, क्योंकि उसके बाद भी देखिए ये तो एक पर्टिकुलर अटैक था जिसका हमने मतलब हमें देखने को मिला, बहुत सारी चीजें थी, और बहुत और भी बहुत सारे अटैक हुए हैं कि अगर आप लोग इस पे रिसर्च करोगे तो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, काफी अटैक्स किए गए थे चाइना के द्वारा। अब इससे क्या होता है, इन सारी साइबर सिक्योरिटी हमें अपनी बहुत मजबूत करनी पड़ेगी, क्योंकि इन अटैक्स के बाद क्या होता है कि जितनी भी हमारी डिटेल्स है, कॉन्फिडेंशियल जो चीजें हैं, वो भी लीक होने का काफी ज्यादा खतरा रहता है। ठीक है, तो अब उनके लिए क्या है, इंडिया को बहुत सारे मेजर लेना बहुत जरूरी है। जितने मेजर्स ले लें उतने कम है, क्योंकि जो डेटा लीक होना वो भी एक बहुत बड़ा डर का कारण है। तो अब इंडिया के द्वारा यहाँ पे कुछ स्टेप्स भी लिए गए हैं। तो जैसे कि देखिए कि इंडिया ने बोला है कि जो उनकी इंडिया की कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है, ठीक है, वो इस चीज पे काफी वर्क करेगी, अपने आप को बहुत स्ट्रांग बनाएगी, और जो मिनिस्ट्री डिफेंस है वो अपग्रेड कर रहे हैं अपने जो डिफेंस इंफॉर्मेशन अश्योरेंस है उस पर वर्क कर रहे हैं। ठीक है, विच इज अ वेरी गुड पॉइंट, क्योंकि डिफेंस में भी बहुत सारी चीजें हैं जो कि अगर वहां से इंफॉर्मेशन लीक हो गई तो बहुत प्रॉब्लम इंडिया को फेस करने को मिल सकती है। ठीक है, फिर जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उन्होंने भी ओवरसी किया है मल्टीपल सिमिलरली नेम
कोऑर्डिनेशन सेंटर्स को, जो कि फोकस करता है आपके लॉ एनफोर्समेंट एफर्ट पर। ठीक है, किस पे फोकस करता है? आपके लॉ एनफोर्समेंट एफर्ट पर आपके फोकस करता है, ताकि हम इस जो जासूसी हो रही है, जो टेररिज्म की जो ये चीजें हैं, ठीक है, उनसे कैसे लड़ सकते हैं, ठीक है, उनसे कैसे बाहर निकला जा सकता है। तो बेसिकली हमें क्या करना चाहिए, हमें एक वी शुड मेक अ ओपेक्स बॉडी, ठीक है, और काफी ज्यादा नॉलेज भी बढ़ानी चाहिए लोगों की, ताकि वो साइबर सिक्योरिटी पर अपनी जो एक ब्रॉडनेस लेकर आए, कि पता लगे लोगों को कि साइबर क्राइम क्या होता है, इस पे सिक्योरिटी हम लोग कैसे कर सकते हैं। ये भी एक चीज है। और एक ऑर्गेनाइजेशन से जितनी भी कमियां हैं उन्हें हटाना बहुत जरूरी होगा। हर पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से जितनी भी कमी दिख रही है हमें कि भाई यहाँ पे ये कमी है, ये कमी है, अगर हम इसको मजबूत कर लें तो हमारे जितने भी प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें करना भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ओके, तो यही थी आप लोगों के लिए आज के लिए खबरें। ठीक है, कल मैं आप लोगों के लिए और ऐसी नई खबरें लेकर आऊंगी। अगर आपको ये हिंदू सीरीज अच्छी लग रही है, ये एनालिसिस अच्छा लग रहा है, तो आप लोग क्या करेंगे, कैसे बताएंगे मुझे? लाइक करके बताएंगे। ठीक है, लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। एंड इफ यू फेस एनी काइंड ऑफ इश्यू, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर के जरूर बताएंगे। ओके, तब तक के लिए कल का वेट करिए, कल हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड। बाय बाय।